अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, उन्होंने रशिया की बहुत तारीफ की है। रशिया से उन्होंने कहा कि हम अपना एक, उन्होंने बेस्ट फ्रेंड मेरा ख्याल है बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने न्यूज देखी थी। कैसे सर बैलेंस कर रहे हैं? अमेरिका के साथ भी टर्म्स हैं और रशिया के साथ भी हैं, क्योंकि हम अक्सर किसी कैंप का हिस्सा बन जाता है पाकिस्तान, एक के साथ है और एक के साथ नहीं है वाला। ये बैलेंस जो है, क्या भारत इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका को भी थोड़ा सा बता सके कि जी ज्यादा आपने चौधरी नहीं बनना, या आपको लगता है कि वाकई में बैलेंस कर पा रहे हैं? कोई और रीजन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं इसका जवाब दूंगा, मगर पहले 3 सेंटेंस में बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारत में जो हिंदुत्व को एक विलेन के रूप में दिखाया गया और उसका चेहरा ब्राह्मण को बनाया गया, ये कतई गलत है। हालांकि कुछ हुआ होगा, कुछ ब्राह्मणों ने दुष्टता की होगी, उसको कोई डिनाई नहीं करता, समाज में कोई बहुत ये लोग नहीं आते, मगर ये जो कंस्ट्रक्टेड स्टोरी है ये सब झूठ है। कुछ उन्होंने जाति की होगी जात पात के नाम पे और लोगों के साथ, मगर इतना जो भयावह उसको मैग्नीफाई किया गया, ये झूठ है, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं। एटलीस्ट मैं उन स्टोरीज की बात कर रहा हूं, जैसे विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया किसी ब्राह्मण के कारण। दीज आर द लाइज। बट एनीवे, लेट्स कम बैक टू योर क्वेश्चन। आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के। अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस करता है। आप समझ रही हैं? नाउ अमेरिका इज बैलेंसिंग की भाई, अब नहीं तो अमेरिका के पास ऑप्शन है। आप देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। और क्यों किया था वो भी मैं बता दूं आपको। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबे, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, यानी अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा के साथ एक रिजोल्यूशन लाए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था यूएनएससी प्रेसिडेंट को कि इंडिया और पाकिस्तान को बोलो कि वो अपना कश्मीर का मैटर रिजॉल्व करें और दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो वहां से निकल जाए, ठीक है ना। और दोनों को जबरदस्ती बोला गया कि आप लोग बैठ के इस मैटर को रिजॉल्व करो। तब जो डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन ट्रूप भी वहां पे करना था, मतलब कि इंडिया में यूएन ट्रूप्स रहती, इसको सोवियत यूनियन ने वीटो किया। और अमेरिका और यूके जो है, मतलब दे वर नॉट सेंसिटिव टू आवर क्लेम ऑफ हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, हमारी जो जिस तरीके से हम अपनी धरती को देखते हैं। उसके बाद आप देखिए दिसंबर 18, 1961 को यहां पे जो हुआ, जिसे कह लीजिए गोवा का जो इंडिपेंडेंस हुआ, तो दमन एंड दीव के मैटर में भी फिर सोवियत यूनियन ने जो है वो किया, वीटो किया, क्योंकि इंडिया से कहा गया था कि वो गोवा से अपनी फोर्सेस तुरंत निकाल लें। और इसको लाने वाले थे चिली, चाइना, इक्वाडोर, फ्रांस, टर्की एंड द यूके एंड अगेन यूएस। तो ये सारे वेस्टर्न कंट्री ने 17 दिसंबर 1961 को कहा हमसे कि गोवा से अपनी फोर्सेस निकालो और जो है वो वहां पे उसको क्या नाम है, पुर्तगाल को वो दीजिए कंट्रोल। फिर सोवियत यूनियन ने हमें बचाया वहां पे। हालांकि बड़े मजे की बात है कि यूएई ने भी इस पे हमारा ही साथ दिया था। फिर जून 22, 1962 को कश्मीर इशू को फिर से उठाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, और फिर वही यूनाइटेड स्टेट्स उसके पीछे था, उसको फिर से यूएसएसआर ने। तो मतलब देयर आर सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। और यही बात कही है ये जो जर्मन अखबार को प्राइम मिनिस्टर ये एस जयशंकर साहब ने जो वो कहा है कि चाइना हैज बीन देयर, चाइना इज अ टेस्टेड पार्टनर। चाइना ने हमारे साथ रशिया ने हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया आज तक। Russia and India have never been in any kind of conflicted relationship since the time of independence. तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट और अलाई का जो फैक्टर है, उसमें रशिया ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। वी हैड जी मैं बस इतना कहता कि ये जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक बड़े स्क्यूड सा वोटिंग पैटर्न है, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर्स कुछ भी चीज पे एग्री कर जाए तो वो दुनिया के लिए बाइंडिंग हो जाता है, उससे हमें रशिया ने, उस पॉलिटिकल सिस्टम से रशिया ने हमें हमेशा बचाया है। वी आर ग्रेटफुल टू रशिया फॉर दैट। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी, जो बुक्स में भी पढ़ा है, बड़ों से भी मैंने मतलब सुना है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हों, चाहे मेरे फादर जब थे तो मैं उनसे भी सुनती थी, वो अपने दोस्तों से या कोलीग से बात करते थे, तो ये बात की जाती थी कि जिस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर थे, रशिया और अमेरिका,
तब ज़्यादा बैलेंस तरीके से वर्ल्ड चलता था, और जब से ये सिर्फ़ अमेरिका एक सुपर पावर रह गया है, तो उसने सब जगह चौधराहट दिखाकर और हर एक को जो है वो डराना, धमकाना और ये शुरू किया। तो आपको लगता है कि भारत जिस तरह से आगे जा रहा है, और अगर भारत इंशाल्लाह, जैसे मैं बोलती हूँ इंशाल्लाह भारत जो है वो सुपर पावर के तौर पे सामने आए, तो आपके ख्याल से 2 सुपर पावर होना दुनिया में ज़्यादा बेहतर है या कोई एक ही होना चाहिए? नहीं, मल्टीपल सुपर पावर होने चाहिए, क्यों 2 ही हों? हर आदमी को जो अपनी पावर और स्ट्रेंथ को दिखा सकता है, सबको सुपर पावर होना चाहिए। क्वेश्चन है कि पावर का मैनिफेस्टेशन या पावर का जो कैरेक्टर है वो क्या होगा। मिलिट्री का स्ट्रेंथ होगा, मिलिट्री का पावर का वो होगा स्ट्रेंथ। अगर आप ये कह रही हैं कि कोल्ड वॉर के समय में, यानी जब दुनिया बाइपोलराइज थी तो बहुत पीसफुल था, ऐसा नहीं है। कोरिया का युद्ध हुआ था, वियतनाम का इन्वेजन हुआ था, उसके बाद अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ था, और आप 1991 के बाद से देखें तो खैर अफगानिस्तान और उसका इन्वेजन देखने को मिलता है अमेरिका के द्वारा, वो भी वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट में, नॉट फॉर सम अदर पीपल्स, एक्सेप्ट जो सद्दाम हुसैन के यहाँ पे हुआ वो एक गलत था। उसके अलावा कोई ऐसा सीरियस वॉर, जो एक सीरियस वॉर था, वो नहीं कोई हुआ है। तो ये मेरा ये मानना है कि नंबर 1, ये जो वर्ल्ड पावर का कनोटेशन मिलिट्री पावर के सेंस में होता है, दैट इज नॉनसेंस। और यूएन चार्टर जो समझते हैं, जिनको यूएन चार्टर का मैकेनिज्म पता है, और मैंने पढ़ा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, यूएन चार्टर आरजू जी, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इसके अंदर ये तभी इफेक्टिव होता है जब सारी दुनिया ये कहे कि यूज ऑफ फोर्स अब प्रोहिबिटेड है। पाकिस्तान यूएन चार्टर की बात करता है और हमेशा अपनी बात को मनवाने के लिए फोर्स का सहारा लेता है। वो यूएन चार्टर को, जो एक वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी में प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ है, पाकिस्तान हैज नेवर एक्टेड इन गुड फेथ। हाउ कैन यू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया 4 टाइम्स और आप यूएन चार्टर की दुहाई दो? आप 1948 में इंडिया के ऊपर घुस के आ गए और आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दुहाई देते हो। आप ये कहते हो कि इंडिया पहले गया था। भाई, तो यूएन चार्टर जब आपने साइन किया, यूज ऑफ फोर्स का प्रोहिबिशन है ना, कि इंटरनेशनल रिलेशंस में फोर्स नहीं यूज होगा। पॉइंट ये है, मैं ये कह रहा हूं, इंडिया जो सुपर पावर बने, पाकिस्तान सुपर पावर बने, और भी जो सुपर पावर बने, मगर उस पावर का मैनिफेस्टेशन इकोनॉमिक्स हो, ट्रेड हो, नॉलेज हो, कल्चर हो, म्यूजिक हो, एंटरटेनमेंट हो। ये गया जमाना भाई। अब लोगों के पास परमाणु बम है, इतने बम है कि अगर मारने जाएं तो कोई सुपर पावर नहीं बचेगा आज की डेट में। म्यूचुअली एनहाइलेटेड हो जाएंगे लोग। आप समझ रहे, ये जो बम है, ये कौन सा सुपर पावर है? अमेरिका सुपर पावर बचेगा अगर नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर बम मार दे, या उसके ऊपर रशिया बम मार दे, ये न्यूक्लियर वेपन। दैट सुपर पावर का खेल खत्म हो चुका है। मैं ये मानता हूं मल्टीपोलर वर्ल्ड होने चाहिए, मल्टी पावर्ड वर्ल्ड होना चाहिए, और पावर का सोर्स मिलिट्री नहीं होना चाहिए। पहले ही आर्थिक संकट और चुनाव में धांधली के आरोपों में घिरे पाकिस्तान पर एक और संकट छाने के आसार हैं। खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। इसके जरिए इमरान खान मांग उठाएंगे कि चुनाव के ऑडिट के बाद ही पाकिस्तान को लोन जारी किया जाए। हाल ही में पीटीआई नेता अली जफर ने जेल में इमरान से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पाकिस्तान में हुई चुनाव धांधली के बारे में आईएमएफ को बताया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जनादेश को चुरा लिया गया, क्योंकि जो लोग 8 फरवरी की रात को हार रहे थे, उन्हें अगले दिन 8 फरवरी को विजेता घोषित कर दिया गया। जफर का कहना है कि इस पत्र के जरिए पीटीआई चुनाव में धांधली की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिट टीम भेजे और इसके बाद कर्ज जारी करे। जफर का कहना है कि यूरोपीय संघ और अन्य संगठनों का चार्टर है कि किसी देश को कर्ज देने के लिए वहां का शासन अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले हुई धांधली को तो छोड़ दीजिए, चुनाव के बाद हुई छेड़छाड़ के जरिए पीटीआई के जीत रहे उम्मीदवारों से जीत छीन ली गई। बीते साल ही पाकिस्तान को आईएमएफ से $3 बिलियन का लोन मिला था। इधर लंबी गहमागहमी के बाद पाकिस्तान में पीएमएनएल और पीपीपी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तय सियासी डील के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे।